तो आज हम अपने पहले वीडियो में बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए 11 जून को बीपीएससी स्टेनोग्राफर्स के क्वेश्चन पेपर को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें किस तरह के जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि हमारे बिहार एपीओ और बिहार जुडिशरी के लिए एक काइंड ऑफ हिंट की तरह वर्क कर सकता है। और हम एक रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से टॉपिक को हम पढ़ें और कौन से टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और वक्त हमारे पास अभी बहुत ही कम है। ठीक, और ऐसा भी नहीं है कि बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, बीपीएससी अपने डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन को अलग अलग जगह पर सेट भी करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो है वो बात कर रहे हैं करेक्टली मैच्ड। तो मैं भी आप ही के साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस एग्जाम को नहीं दिया है और ना ही मैंने पहले सॉल्व किया है, तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो करेक्टली मैच दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि करेक्टली खोजना है। तो अब बात करते हैं कि कौन से टॉपिक्स है ये। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है और उसके बाद फिर एक ग्रासलैंड हमें दिख रहा है। तो हमें देखना है कि कौन सा ये ग्रासलैंड और ये फॉरेस्ट कैसे कैसे हैं, वो हमें देखना है। जैसे कि डाउन कहाँ है, पैम्पास कहाँ है, ठीक, वेल्ड्स कहाँ है, हमें ये सब देखना है। तो सहारा जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं, ये गलत है क्योंकि ये तो सहारा डेजर्ट है। अमेजन बेसिन इक्वेटोरियल, हाँ अमेजन तो इक्वेटर पे है, तो वो और ये रेन फॉरेस्ट भी है, बात सही है। टुंड्रा जो है वो बर्फ़ वाले एरिया में पाए जाते हैं, आर्कटिक वगैरह में। पैम्पास जो है वो ग्रासलैंड है बट पोलर नहीं है वो। पैम्पास जो है वो अर्जेंटीना में है, तो उस हिसाब से ये भी इनकरेक्ट हो रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो अमेजन बेसिन ही निकल करके आएगा, जिसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को। ठीक, पहली बार बीपीएससी ने नॉट अटेम्प्टेड को इंक्लूड किया है। ठीक, तो अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन ई को मार्क्स कर दिया है तो आप मार्क कर दिया है तो आपके जो है वो 1/3 नंबर नहीं कटेंगे, यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं अटेम्प्ट करना है तो ई को हर हाल में बबल करना ही होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर हमारा बात करता है फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव कोरल रीफ। तो इसका मतलब है कि हमें कोरल रीफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हो सकता है कि हमें मैंग्रोव्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो कोरल रीफ्स हो, मैंग्रोव्स हो, ये कहाँ फॉर्म होता है इंडिया के आसपास, वो हमें देखना है। गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। कोरल रीफ कहाँ है, वो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, अरेबियन सी में पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं। तो ये सब हमें देखना है। ठीक, तो इसलिए कुछ कंडीशंस होते हैं। ये कोल्ड, डीप एंड सेडिमेंट रिच वाटर, सेडिमेंट नहीं होना चाहिए उसमें, जरूरी नहीं सेडिमेंट में नहीं होता है, ये एकदम पूरा सैलो वाटर में होता है जहाँ पे कोई सेडिमेंट नहीं होता है। वार्म, सैलो, क्लियर एंड वेल लाइट मैरीन वाटर, हाँ ये सही है। ऑप्शन सी को देखते हैं। फ्रेश वाटर लेक्स विद हाई ऑर्गेनिक डिपॉजिट, नहीं, फ्रेश वाटर लेक्स में तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद पोलर वाटर विद सीजनल आइस कवर, नहीं, ये पोल में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा 52 का जो है वो ऑप्शन बी ही होगा। ठीक, अब बात करते हैं 53 की तरफ। तो रीजन और एसेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस हैं। ये बात कर रहा है कि वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कंटिनेंट इन द सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफन हैव डेजर्ट कंडीशन। सही है। सपोज कि हमारा इंडिया का मैप है और ये वेस्टर्न मार्जिन है, तो ये तो हमारा इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको नहीं देख सकते हैं, सॉरी। तो हम देखते हैं साउथ अमेरिका के कंटेक्स्ट में। तो साउथ अमेरिका होगा, यहाँ पे पेरू, चिली ये सब आ गया। तो यहाँ जो पैसिफिक ओशियन है, ठीक, ये जो है वो कोल्ड है। ठीक, और ये सारे रीजन जो है वो डेजर्ट है। इसका मतलब अगर हम इस पे फिट करने को देखें तो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट जो है वो डेजर्ट कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर है कि द रीजन्स आर कॉमनली इन्फ्लुएंस्ड बाय कोल्ड ओशियन करंट एंड डिसेंडिंग एयर ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, ये बोल रहा है कि चूंकि यहाँ पे आसपास जो माउंटेन्स हैं वो प्लेट्यू हैं। ठीक, तो प्लेट्यू क्या करता है, इधर से जो मॉइस्चर से लेकर के एयर जाता है तो वो इधर ही बारिश हो जाता है। ठीक, और वो प्लेट्यू के उस साइड बारिश नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट सिचुएशंस अराइज हो जाते हैं। ये बात सही बोल रहा है ये कि हाँ असर्शंस भी सही है और रीजन्स भी सही। इस हिसाब से इसके 53 के ये नंबर जो है वो सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 54 नंबर क्वेश्चन जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। लैंड फॉर्म्स और डोमिनेंट प्रोसेस क्या है, इसके बारे में ये बहुत सही है। सबसे पहले डेल्टा ही देखते हैं। डेल्टा जो है वो रिवर डिपोजिशन, सही है। एग्जाम्पल याद रखना है सुंदरबन डेल्टा। एटॉल जो कि कोरल रीफ है, ये भी सही है। तो एटॉल जो है लक्षद्वीप जो है वो एटॉल आइलैंड है। ठीक, तो उस हिसाब से हम अगर मिलाने की कोशिश करें तो बी का 2 और डी का 4, तो देखते हैं बी का 2 और डी का 4। तो हमारा एक ही ऑप्शन निकल के आ रहा है, यानी कि फिजॉर्ड जो होंगे वो ग्लेशियर्स होंगे और यारडैंग्स जो होंगे वो विंड के होंगे। ठीक, तो हमारा बढ़ते हैं 55 के नंबर की तरफ। 55 बात कर रहा है हमारा कि करेक्ट ऑर्डर क्या है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऐसे क्वेश्चंस को बस देखना होता है कि कितने एलिमेंट्स दिए होते हैं। एक प्लेट्यू है और सर सारे में एक ही एलिमेंट्स है, हिमालय, नॉर्थ प्लेन, कोस्टल प्लेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारा जो है वो उत्तर में हमारा हिमालय है, नॉर्थ में। ठीक, उसके बाद फिर हमारा आता है नॉर्दर्न प्लेन आता है, ठीक, गंगेटिक प्लेन आता है। उसके बाद फिर प्लेट्यू आता है, डेक्कन प्लेट्यू, और देन कोस्टल प्लेन। इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आते हैं हम 56 नंबर पे। देखिए, अब हमें जब रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें ट्रैक करना होगा कि कौन से जो हमारे सॉइल है वो इंडिया में पाई जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल क्वेश्चंस भले ही हो, हमें सॉइल चैप्टर को अच्छी तरीके से विजिट करना होगा। रेड सॉइल, येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, पीट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ये कहाँ है। तो ज्योग्राफी के एक चैप्टर ही है, चैप्टर क्लास 11 में, उसमें आप टाइप्स ऑफ सॉइल देख लेंगे कि सॉइल में कौन सा पाया जाता है। ठीक, तो ब्लैक सॉइल को का फॉर्मेशन जो है वो वॉल्केनिक लावा की वजह से हुआ है। तो ये डेक्कन एरिया में है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह के एरिया में है। तो वो जो है हमारा वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा रॉक की वजह से बना है। ठीक, हिमालयन रिवर से डिपोजिट होगा वो तो एलुवियल सॉइल गलत हो जाएगा। विंड डिपोजिशन इन एरिड एरिया तो डेजर्ट सॉइल हो गया। मैरीन सेडिमेंटेशन तो ये कोस्टल सॉइल हो गया। हमारा यहाँ पे 56 का ए ही निकल करके आएगा, ऑप्शन सही है। 56 का ए लगाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर बात करता है हिमालय एक्ट एज इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक बैरियर बिकॉज। सही है। इसमें जो भी हमारा अगर हिमालय नहीं रहे तो साइबेरिया की तरफ से जो भी विंड आएगा, रूस की तरफ से जो विंड आएगा तो डायरेक्ट इंडिया में एंटर करेगा और एकदम पूरा चिल्ड विंटर हमारे यहाँ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हिमालय जो है वो कोल्ड एशियन करंट्स को ही रोकता है वहाँ पर से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि द ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स जनरली फॉर्म डेल्टाज। तो ईस्ट फ्लोइंग हमारा जो रिवर्स है पेनिनसुलर रिवर्स, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब नदी जो है ईस्ट की तरफ बहता है। पेनिनसुलर मतलब जो पठार के क्षेत्र में, गंगा इसमें नहीं आएगी।
तो दे फ्लो ओवर रिलेटिवली जेंटल ग्रेडियंट एंड डिपोजिट सेडिमेंट्स नियर द बे ऑफ बंगाल। हाँ सही बात बोल रहा है ये, सही बात ही बोल रहा है ये। इन रिलीफ फ्रॉम डेल्टा बिकॉज ठीक, इसमें ये ऑप्शन ए ही इसमें सही हो रहा है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन एकदम मुँह जवानी एक सेकंड के अंदर बनना चाहिए। जो भी बोल रहे कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन ईस्टर्न इंडिया, तो ईस्टर्न इंडिया यानी कि हमारा हो गया वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस वाले एरिया में ही ज़्यादा करके जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री क्यों है? तो पहला वहाँ पर तो प्रॉक्सिमिटी टू आयरन है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस सब में आयरन ठीक ठाक मिलता है हमारे यहाँ, झारखंड, ये सब, सॉरी झारखंड बोल, छत्तीसगढ़ वगैरह में। तो कोल कोल भी है वहाँ पे, सही बात है। वाटर रिसोर्स सही बात है, वो ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल है। एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी कि पोर्ट और ये शिप की वजह से इजीली ट्रांसपोर्टेबल है। बाकी सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो ये कुछ वेग सा ऑप्शन है। हाई कॉटन प्रोडक्शन, इससे क्या ही मतलब है इसको? एक्सटेंसिव डेजर्ट ग्रासलैंड, क्या ही मतलब है इसको? काफी वेग सा ऑप्शन दे रखा है इसने, लेकिन 59 में ए नंबर जो एकदम पूरा सटीक बैठता है और हमें बेस्ट ऑप्शन ही चूज करना होता है। 59 का ए निकल करके आएगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन भी बोल रहा है कि इंडियन मानसून के रिगार्डिंग एस्टिमेट को देखना है और कौन सा करेक्ट है वो देखना है, ठीक। तो जो अरेबियन सी ब्रांचेज है कॉजेज हैवी रेनफॉल अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, हाँ बात सही है। सपोज कि हमारा ये एक इंडिया है, तो यहाँ पर जो वेस्ट कोस्ट है और अरेबियन से इधर है, तो जो इधर से मानसून आएगा वो हैवी विंड की जो होगा वो वहीं पे बारिश होगा वेस्ट कोस्ट। हाँ ये सही निकल के आ रहा है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच कंट्रीब्यूट्स टू रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द गंगेटिक प्लेन, बात ये भी सही है। यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच आया, यहाँ म्यांमार में वो टकराएगा, टकराने के बाद इधर जाएगा, तो फिर ये गंगेटिक प्लेन यहाँ पे और ये नॉर्थ ईस्ट में जाकर के बारिश होगी। तो हाँ ये बात जो है वो बिल्कुल एकदम सटीक बैठ रहा है इस हिसाब से। तो हमारा 1 और 2 जो है वो सही है। अब बारी आती है कि क्या द साउथ वेस्ट मानसून नॉर्मली ब्रिंग्स मेजर रेनफॉल टू वेस्टर्न पंजाब एंड हरियाणा, तो हमें ये देखने की कोशिश करना है साउथ वेस्ट मानसून मेजर विंटर रेनफॉल नहीं लाता है, बस वो रेनफॉल लाता है मानसून के समय में। यहाँ जो विंटर रेनफॉल आता है वो मेडिटेरेनियन के वेस्टर्ली जेट की वजह से आता है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 ही सही होगा। अब बढ़ते हैं 61 की तरफ। तो 61 जो है वो काइंड ऑफ एक हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कि क्या इसमें निकल करके आता है। बोला कि सर सैयद अलीगढ़ कॉलेज इज डिस्क्राइब्ड बाय डेविड लेलीवेल्ड एज, सच मुझे क्वेश्चन श्योरली तो नहीं आ रहा है, बट मैं इसको बनाने की ट्राई करता हूँ डेविड लेली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आउट ऑफ स्टॉक से आउट ऑफ माइंड चले आते हैं कि जहाँ से वो क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए बने होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें चूज करने की कोशिश करता तो मैं तो पहले नॉट अटेम्प्टेड ही जाता, बट देखते हैं ऐसा क्या होता है। सर सैयद अलीगढ़ कॉलेज डिस्क्राइब्ड बाय डेविड लेलीवेल्ड एज, तो क्या ए प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन, ये तो नहीं ही होगा। ए ब्रिटिश मिशनरी प्रोजेक्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे ए और डी के साथ जाना सही लग रहा है, तो मैं इस केस में 61 के डी के साथ ही जाऊँगा। और ए प्रोफाउंडली पॉलिटिकल एंटरप्राइजेस, हाँ मैं इसी क्वेश्चन को सही करूँगा। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि ये गलत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। 61 का डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। 62 में जाते चलते हैं कि हु इज़ द राइटर ऑफ ए कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वीमेन, इसको हिंदी में भी बोले तो बोलते हैं स्त्री पुरुष तुलना। तो स्त्री पुरुष तुलना जो थी वो उस टाइम की वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी गई थी, और इसके सबसे स्त्री पुरुष के बीच कंपैरिजन को लेकर के जो भी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा अग्रसर थे उसमें से ताराबाई रमावती, पंडिता रमाबाई, सरला देवी, मार्गारेट कज, सारे ही नाम आते हैं। तो मुझे 2 नाम में कन्फ्यूजन है, ताराबाई सिंधे और पंडिता रमाबाई, बट मेरे हिसाब से ताराबाई सिंधे ही होना चाहिए। पंडिता रमाबाई स्कूल वगैरह खोलनी थी, तो ताराबाई सिंधे होना चाहिए। 62 का ए ही होगा। 63 में जब देखने की कोशिश करते हैं तो ये है कि इन हिज वेलकम एड्रेस एट द रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस राजेंद्र प्रसाद एम्फसाइज, हाँ ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि इन्होंने इस रामगढ़ सेशन में ये बताया था कि भाई आप जो है नेशनल एफर्ट में बिहारियों के एफर्ट को कम मत समझिए और आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन मुझे श्योर शॉर्ट से आ रहा है। अब 64 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब थोड़े से हम हिस्ट्री में घुसने की कोशिश करेंगे। तो जब बिहार स्पेशल कहीं किसी ठीक ठाक पुस्तक से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो बिहार में भी मुस्लिम लीग की ब्रांच ओपन हुए थे, और बिहार ब्रांच जो है वो इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1940 में, वो छपरा में ही हुआ था। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मैच द कॉलम है। ये जो क्वेश्चंस अभी आपको दिख रहे होंगे सामने स्क्रीन के ऊपर, ऐसे क्वेश्चंस को नॉर्मली लोग छोड़ते ही हैं, क्योंकि हर एक कांग्रेस सेशन और उसके प्रेसिडेंट को याद रखना जरूरी नहीं है, और वो याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। 1905 कुछ क्वेश्चन सेशन से याद रख सकते हैं। 1905, 1906, 1907 ये सब याद रखने लायक है, क्योंकि इसमें मेजर इवेंट हुए थे। किसी में बंगाल के पार्टीशन को क्रिटिसाइज किया गया था, किसी में मुस्लिम लीग और सॉरी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच जो है वो स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट। किसी में 1960 वाले में मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस के बीच पैक्ट साइन हुए थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आप हर एक सेशन को याद रखने जाइएगा तो फिर आप जो है मेजर चीज़ों को भूल जाइएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को मेरे ख्याल से स्किप करना ही बेहतर होता है। चलते हैं आगे, देखते हैं होता क्या है। 66 में जो है आपको एग्जैक्टली नहीं आ रहा होगा, तो आप जो भी पर्सनैलिटी हैं उनके नेचर्स को देख करके आप सही लगा सकते हैं कि लाला लाजपत राय रिमाइंडेड हिज कंट्रीमैन दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर सर्वेंट टू सर्व अस एंड नॉट टू रूल ओवर अस, डू नॉट फियर द जेल और डेथ। हाँ बात सही है, ये थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग थे लाला लाजपत राय। तो इनका योगदान था कि भैया हम डरेंगे नहीं, लाठी वाठी खाएंगे ठीक ठाक, जेल भी जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो भैया ये प्रोटेस्ट वगैरह भी अच्छे से किए थे। तो इसका मतलब 1 जो है मेरे हिसाब से हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सही होगा। अजीत सिंह जो थे भगत सिंह के अंकल थे, और वो भी एक रिवोल्यूशनरी ही थे, ठीक है। और एम्फसाइज दैट 30 करोड़ इंडियन कुड इजीली डिफीट द 1.5 लाख। हाँ ये स्टेटमेंट मैंने सुन रखा था, ये मेरे हिसाब से ये सही है। 1.5 लाख इंग्लिशमैन इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ देयर गन्स, इसमें बंदूकों की बदौलत भी हम चाहें तो हम जो है जीत सकते हैं, मतलब उनकी बंदूक के अलावा जो है हम जीत सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है 1 और 2 दोनों ही सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अभी तक जो भी बीपीएससी था वो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछने की कोशिश नहीं करता था, बट इस बार जो है वो पूछना शुरू कर दिया है। ठीक, तो हमें उसको ध्यान में रखना होगा। इस साल में देखना सबसे पहले हुआ कौन था। ठीक, तो जो है ये संथाल रेवलियन जो है सबसे पहले हुआ था। ठीक, उसके बाद इंडिगो हुआ था आपका 1859 में, नील विद्रोह जिसको बोलते हैं। ठीक, इंडिगो एक महात्मा गांधी का चंपारण वाले में, वो नहीं है, इंडिगो रिवोल्ट है 1859 का, जिसमें कि इस पे एक पुस्तक लिखी गई थी नील दर्पण। नील दर्पण जिसको कि दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ठीक, एक बुक थी नील दर्पण, इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, आते हैं डेक्कन राइट। डेक्कन राइट जो है 1875 के बीच लगभग आसपास में हुआ था, और पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट जो है वो 1900 के आसपास में आया था। उस हिसाब से अगर हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो हमारा निकल कर क्या आएगा, पहले 4, then 2, then 3 and at last 1. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन की, तो ये पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्ट ऑफ 1919। ठीक, तो देखना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। हाँ ठीक है, इसमें बाई कैमरल का बात किया गया था, और डायरेक्टी एट द प्रोविंस था। ठीक, यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे डायरेक्टी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, अब 2 में आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस काउंसिल। हाँ ये सही है, यानी कि इसको ये कंप्लीमेंट कर रहा है। और हम ऑप्शन वाइज भी देखें तो 1 2 जो है सारे ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि 1 2 जो है आपके 1 और 2 इसमें है, और 1 और 2 इसमें है, 1 और 2 इधर भी है। ठीक, इसका मतलब है कि 1 2 जो है वो दोनों ही करेक्ट होंगे। अब आते हैं 3 की तरफ। द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट वाज 60 मेंबर्स विद 34 इलेक्टेड एंड 26 नॉमिनेटेड। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एकदम डीप में जाकर के इसको पढ़ना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को। तो अभी मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 135 मेंबर्स ऑफ 400 वर सेलेक्टेड एंड द रेस्ट नॉमिनेटेड। हाँ ये सही है, क्योंकि इसमें जो है इलेक्शंस वगैरह कुछ ग्राउंड पे जो है कंडक्ट करवाए गए थे, और वोट डालने के अधिकार भी दिए गए थे सब। ठीक है, तो 1 2 4 तो एकदम श्योर शॉट सही है, 1 2 4। अब ऑप्शन जो है वो इसमें और इसमें कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो देखते हैं कि 50-50 के साथ, तो इसको बाद में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। 73 की बात करें तो बोल रहा है कि विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो हमें पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने जब रिकमेंडेशन दिया था, तो उसके बाद सबसे पहले राजस्थान में, एंड फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इस हिसाब से हमारा ये करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। 74 की तरफ बढ़ते हैं। अब बात कर रहा है कि किसने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था। तो जब हम 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात आते हैं, तो अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर जो है वो रिकमेंडेशन दिया था पंचायती राज कमेटी को लेकर के। तो अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, एल एम सिंघवी कमेटी, ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन किसने 2 टियर दी थी, किसने फर्स्ट टियर दी थी। और पंचायती राज सिस्टम पे तो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, और ये बार-बार क्वेश्चन जो है, चाहे वो सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन हो, या फिर जुडिशरी की एग्जामिनेशन हो, या एपीयू की एग्जामिनेशन हो, या कोई भी हो, बीपीएससी उसमें क्वेश्चन ठीक-ठाक मात्रा में पूछता है। तो पंचायती राज सिस्टम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिहार के कुछ क्वेश्चंस को देखें तो हमें कुछ इसमें से रिसेंट के स्कीम्स निकल के आ रहे हैं, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 7 निश्चय का मॉडल 3। तो ये रोड मैप है डेवलपमेंट के लिए। तो बोला कि इंप्लीमेंटेशन पीरियड इस प्लान का क्या होगा। तो हमें याद रखना कि 25 से 30 है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका नारा भी दिया था 25 से 30, फिर से नीतीश, और फिर उसके बाद जैसे नीतीश गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी नीतीश कुमार की, तो उसके बाद उन्होंने 2025 से 30 का रोड मैप भी एक तरह से लॉन्च कर दिया था। तो 25 से 30, 7 निश्चय 3। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना वाज लॉन्च इन बिहार सितंबर 2025 विच वाज द फॉलोइंग कार्ड ऑफ स्कीम एज पर बजट 2026-2027। तो ये निकल के आ रहा है कि भैया ये जो इलेक्शन से जस्ट पहले 10,000 रुपये दिए गए थे सभी महिलाओं के खाते में, तो उसके बारे में क्वेश्चन हैं। तो दी स्कीम्स एम्स टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड। हाँ ये सही है, वन तो बहुत जेनरिक सा बात बोला, सही ही होना चाहिए। ऑप्शन 2 देखते हैं कि अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू वन वुमन फ्रॉम ईच फैमिली। हाँ ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन 3 इनिशियल ग्रांट ऑफ RS 10,000, ये भी सही है। ठीक, तो 10,000 का इनिशियल ग्रांट दिया गया था 1.56 करोड़ विमेन के खाते में। ठीक, 4 की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंस अप टू 5 लाख रुपीज़ में भी प्रोवाइडेड अपन स्टार्टिंग एंड एंटरप्राइजेस। नहीं, इसमें 5 लाख का बात नहीं किया गया था, शायद इसमें जहाँ तक मुझे याद है कि 2 लाख का बात किया गया था कि प्रत्येक विमेन को 2 लाख रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इस हिसाब से ये 4 मुझे गलत नज़र आ रहा है। तो जब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो करेक्ट पूछ रहा है, तो 1 2 एंड 3 हमारा जो है वो निकल करके सही आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो देख सकते हैं कि जितने भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, पंचायती राज हैं, इनसे क्वेश्चन बीपीएससी ठीक-ठाक पूछ ले रही है। तो हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, एपी और यूडीसी के लिए भी। तो जब भी आप जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसको थोड़ा-सा विशेष फोकस के साथ देखना पड़ेगा की तरफ। तो मेरा जो ओवरऑल पर्पस था इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे का, जिसमें कि कुछ जीके के क्वेश्चंस को देखा गया था, कि आप उसको देखिए और उसमें से एक असम्पशन ड्रॉ करिए कि आप किस टॉपिक को पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कि अब वो दिन बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि जहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। हमारे वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ढेर सारा लाइक करिएगा, उसके बाद फिर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।